हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो जैसा कि आप लोग को पता है, डेली हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं 1000 सीरीज़ का, जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्प पहुँचाएगी एग्ज़ाम में, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी आपका टीजीटी पीजीटी, जितने भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये सीरीज़ सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना विलम्ब किए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और कम टाइम में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं हर रोज़। तो आज भी हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं कम टाइम में। और अगर आप वीडियो पर मेरे नए हैं तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, ताकि मेरा हर इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचे और आपको इसका हेल्प मिल सके। तो चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, तो हम लोगों ने कल यहाँ तक किया था, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं आज क्वेश्चन को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया गया था? तो 1955 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि कहानीकार अमृत राय किस प्रसिद्ध कथाकार के पुत्र थे? तो वो मुंशी प्रेमचंद्र जी के पुत्र थे, जिनका नाम अमृत राय था और जिन्होंने प्रेमचंद्र का जीवनी भी लिखा है कलम के सिपाही के नाम से। तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कहानी नई कहानी पुस्तक किसने लिखी है? तो नामवर सिंह द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कहानी संग्रह इंद्रजाल किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो कहानी संग्रह कहानी विधा है, ध्यान में रखना है इंद्रजाल, और ये जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि काका कालेलकर का पूरा नाम क्या था? तो ये काका कालेलकर वही हैं जो 12 खड़ी का सुझाव दिए थे, और ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है इनके बारे में। तो इनका पूरा नाम था दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। आपको ध्यान रखना है, हो सकता है कि पूछा जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि काका कालेलकर द्वारा लिखी जीवनी ग्रंथ कौन सा है? तो वो है बापू की झांकियाँ। अगला क्वेश्चन है कि काका कालेलकर द्वारा संपादित पत्र संकलन कौन सा है? तो ये है बापू के पत्र। तो इन्होंने ज़्यादातर बापू पर ही जीवनियाँ या पत्र संकलन के नाम पर रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि काबा और करबला किसकी रचना है? तो वो है मैथिली शरण गुप्त जी का रचना है। अगला क्वेश्चन है कि कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक कौन सा है? तो वो है आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी का, ठीक है। और ये मोहन राकेश द्वारा लिखा नाटक है कालिदास के जीवन पर। अगला है कि काव्य की रीति सिखियो सुखवीन सो। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये भिखारीदास, जो कि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि काव्य में अभिव्यंजनावाद पुस्तक किसने लिखी है? तो पुस्तक के जो लेखक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु, और सुधांशु इनका उपनाम है। तो आपको उपनाम भी ध्यान में रखना है साथ ही। अगला क्वेश्चन है काव्य निर्णय जो कि ग्रंथ है किसकी है? तो ये भिखारीदास द्वारा लिखी है। काव्य मीमांसा की रचना किसने की है? तो वो राजशेखर ने किया है। और काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? तो भरत मुनि को माना जाता है, कि जो रस के प्रणेता हैं, यानी रस संप्रदाय के प्रणेता हैं, और जिसका टाइम पीरियड शुक्ल जी ने 3वीं शती माना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि काव्य शास्त्र के संप्रदायों में, देखिए अगला ही क्वेश्चन वही है, काव्य शास्त्र के संप्रदायों में परंपरा में कौन सा संप्रदाय सबसे प्राचीन माना जाता है? तो रस संप्रदाय है, जिसके प्रणेता कौन है? तो भरत मुनि जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था? और ये स्टेट में पूछी गई थी। तो यहाँ 18 नहीं होगा, बल्कि 16 खंडों में प्रकाशित किया गया था। और इसके जो प्रकाशित करने वाले जितने भी भाग हैं, हर भाग के अलग अलग विद्वान रह चुके हैं, और मैंने इसका फुल डिटेल बताया हुआ है, जो कि काल विभाजन और नामकरण में मैंने बताया है। तो ज़रूर से आप अगर उस वीडियो को नहीं देखें अभी तक, तो ज़रूर से देखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है हर बार ही। अगला क्वेश्चन है
काशी सार्वजनिक सभा तथा कविता वर्धनी संस्था है। ठीक है, ये एक संस्था है और इसकी स्थापना किसने की है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि काशी से प्रकाशित किस पत्रिका मासिक पत्रिका में जयशंकर प्रसाद की कहानियां नियमित रूप से प्रकाशित होती थी? तो हिंदी गल्पमाला थी। और ये कैसी पत्रिका थी? तो ये मासिक पत्रिका थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि किन्नर देश में क्या है? तो ये एक यात्रा वृत्त है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो राहुल संस्कृत्यायन जी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस आचार्य की गणना वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में नहीं की जाती है? तो वो हरिदास निरंजनी जी हैं। किस आलोचक ने आदिकाल को बीज वपन काल का नाम दिया है? तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा दिया गया है। और सिद्ध सामंत काल किसने दिया है? जरूर से कमेंट करके आप कमेंट करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस आलोचक ने बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। कि किस उपन्यास को पूरा करने से पूर्व प्रेमचंद्र का निधन हो गया था? तो वो मंगलसूत्र था, जिसका प्रकाशन 1948 ईस्वी में माना जाता है। और इनको पूरा किसने किया था? तो उन्हीं के पुत्र जो थे अमृत राय ने पूरा किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस उपन्यास को राजेंद्र यादव और मनु भंडारी जो कि हस्बैंड वाइफ है, दोनों ने मिलकर लिखा है? तो 1 इंच मुस्कान को दोनों ने मिलकर लिखा हुआ है इस उपन्यास को। इस उपन्यास में आलिफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानियां किस्सागों के व्यक्तित्व से जोड़कर उपन्यास बन जाती है। तो वो कौन सा उपन्यास है? तो वो सूरज का 7वां घोड़ा है। और इसकी अगर टाइम पीरियड की बात करें तो ये 1952 ईस्वी में लिखी गई थी धर्मवीर भारती के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किस उपन्यास में मिथिला की विशिष्ट भंगिमा को रखा गया है? तो वो बाबा बटेश्वर नाथ जो कि किसकी रचना है? आप जरूर से बताएं। किस उपन्यास में यात्रीशाला में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की जिंदगी का वर्णन किया गया है? तो वो सोया हुआ जल उपन्यास में किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस उपन्यास में व्यक्ति के मन की शंकाओं, उलझनों और गुत्थियों का चित्रण किया गया है? तो परख जो कि जैनेन्द्र जी का उपन्यास है। और इसका टाइम है 1929 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ है, क्योंकि जैनेन्द्र जो है मनोवैज्ञानिक एक उपन्यास है। ठीक है, तो इसीलिए जितनी भी उनकी कहानी है या फिर उपन्यास है वो मनोवैज्ञानिक तरह से ही उन्होंने प्रस्तुत किया है। उनके उपन्यासों में देखा जाता है शंका, उलझन, यानी मन से जितने भी रिलेट करने वाली चीज़ों को उनके उपन्यास में आप बखूबी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस कथाकार की पत्नी ने भी कहानियाँ लिखी है? तो प्रेमचंद्र की जो पत्नी थी शिवरानी देवी, उन्होंने कहानियाँ और उनकी जीवनियाँ प्रेमचंद्र घर में उनकी जीवनी को भी लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि किस कथाकार को हिंदी का शरद कहा जाता है? तो वो जैनेन्द्र कुमार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस कवित्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी कहा गया है? तो वो महादेवी वर्मा जी को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है किस कवि की कविता की हृदय वेदना को लक्ष्य कर उसे नाविक के तीर कहा गया है? तो बिहारी सतसई जो है उनके जो प्रसिद्ध दोहे हैं उनको ही लक्ष्य करके वो हृदय वेदना यानी हृदय को वेदने वाला उनका जो दोहा है वो काफ़ी ही प्रसिद्धि प्राप्त है। और टोटल उनमें कितने दोहे हैं? तो टोटल 713 दोहे हैं। अगला क्वेश्चन है किस कवि को आधुनिक साहित्य का बापू कहा जाता है? तो वो सियाराम शरण गुप्त जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस कवि को एक भारतीय
आत्मा कहा गया है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस कवि को वज्र कोकिल कहा जाता है? तो वो सत्यनारायण कविरत्न जी को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया था? तो मैथिली शरण गुप्त हैं और इनकी एक रचना जो कि भारत भारती है 1912 ईस्वी की है और महात्मा गांधी ने इसी रचना के कारण इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया था। तो ध्यान में रखना है। किस कवि को सहजता का कवि कहा गया है? तो वो हैं भवानी प्रसाद मिश्र और ये अपने आप को बापू के बेटे भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, किस कवि ने गांव गांव घर घर घूमकर रातों रात भर घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों को चुन चुनकर उनके कविता कौमुदी संकलन को तैयार किया है? तो वो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं और इनके कविता कौमुदी जो संकलन है उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किस कवि ने घोषणा की कि जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं? तो वो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कही गई है। किस कवि ने मैंने मैं शैली में अपनाई? तो मैं शैली किसने अपनाया है? तो वो थे निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। किस कवि ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने माना है। अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया। किस कहानीकार की कहानियां गहन मनोवैज्ञानिक पकड़ के लिए विख्यात है? तो वो ईलाचंद्र जोशी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कहानीकार ने अपनी कहानियों में मुख्यतः व्यक्ति के आत्मसंघर्ष का चित्रण किया है? तो अज्ञेय हैं। जैसे इनकी कहानियां कोठरी की बात और वाकचू, इस तरह की जितनी भी कहानियां हैं काफ़ी उनमें जो कहानियां हैं वो आत्मसंघर्ष, व्यक्ति के आत्मसंघर्षों पर चित्रित है। अगला क्वेश्चन है, किस कहानीकार ने कहानी को, वाकचू तो भीष्म शाहनी की है तो वो नहीं है। तो इनकी जो 5-6 कहानियाँ वो काफ़ी व्यक्ति के आत्मसंघर्ष पर ही चित्रित की गई है। किस कहानीकार ने कहानी को गमले में लगा फूल का पौधा बताया है? तो वो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने बताया है। अगला क्वेश्चन है, किस काल की कहानियां मध्यकालीन प्रेम कथाओं, लोक कथाओं तथा स्वप्न कथाओं पर आधारित थी? तो वो प्रेमचंद्र पूर्व की जितनी भी कहानियां थी उसमें प्रेम कथा, लोक कथा, स्वप्न कथा पर वो जितनी भी कहानियां लिखी जाती थी तो पहले इसी तरह लिखी जाती थी, प्रेमचंद्र युग से पूर्व यानी कि पहले। किस काव्य को चिपकाव्य कहा जाता है? तो वो अधम काव्य को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस काव्य धारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध यानी कि खंडन किया गया था? तो वो संत काव्य के द्वारा किया गया था। जो संत काव्य यानी कि संत काव्य के जो प्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो कबीरदास जी हैं। तो संत काव्य जितने भी थे उन्होंने मूर्ति पूजा और अवतारवाद का घोर खंडन किया है। किस कृति से आत्मकथा विधा का प्रारंभ माना जाता है? तो अर्ध कथानक है बनारसी सेन द्वारा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि आत्मकथा का जो प्रथम रचना है कौन सी थी? तो अर्ध कथानक है बनारसी दास जैन द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किस दौर की कविता में अंबर के स्थान पर धरती की बात पर बल दिया गया था? तो प्रगतिवाद जो चली थी। ठीक है, तो इस काल में अंबर के स्थान पर धरती पर यानी जमीनी बात की गई थी क्योंकि ये यथार्थवाद से रिलेट करता था। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का है कि किस नाटककार ने नाटकों को अपनी पहली बार रोमानियत के घेरे से बाहर निकालकर आधुनिकता बोध के साथ जोड़ा था? तो वो थे उपेंद्रनाथ अश्क जी, जो कि रोमानियत के घेरे से निकालकर आधुनिकता बोध के साथ इन्होंने नाटकों को पहली बार जोड़ा था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पूछी जा चुकी है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले सीरीज को हम कल फिर लेकर आने वाले हैं, तो आप मेरे से जुड़े रहें और ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं तो।
थैंक यू सो मच आज के लिए।